Today we will discuss about remaining polymers like a polyacrylonitrile. It is also known as the Orlon. It is obtained by the polymerization of vinyl chloride. विनाइल क्लोराइड मैंने आपको बताया ये ग्रुप विनाइल क्लोराइड होता है बच्चों. CS2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला जो ग्रुप है इट इज नॉन एज ए विनाइल ग्रुप. CS2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है विनाइल ग्रुप. और अगर इससे अटैच हो जाए साइनाइड ग्रुप, ठीक है, तो नाम इसका हो जाता है विनाइल साइनाइड. विनाइल साइनाइड, या इसका एक दूसरा नाम और है एक्रिलोनाइट्राइल. ओके. अब देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो बनता है पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी कि n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? पॉलीसाइनाइड. यानी कि पॉलीमराइजेशन ये थ्रू किसके होगा? पॉलीमराइजेशन के थ्रू. पॉलीमराइजेशन अभी आपको मैंने बताया ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? CS2 सिंगल बॉन्ड CH CN, एक वैलेंसी इसकी फ्री और एक वैलेंसी इसकी फ्री. इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा. इसे हम कह रहे हैं पॉली का मतलब बहुत सारे, विनाइल साइनाइड, पॉलीविनाइल साइनाइड, या हम कह सकते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ऑरलोन. ठीक, तो ये एक और पॉलीमर हुआ, इसको आपने कहा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या आपने कहा इसे ऑरलोन. इट इज आल्सो नॉन एज ए ऑरलोन. ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है. अगर इसके यूज की बात करें, यूज इज मेकिंग sweater, wool like fiber which form pillows and cushions. अब आता है नेक्स्ट पॉलीमर. नेक्स्ट पॉलीमर है अपना पॉलीस्टाइरीन. तो पॉलीस्टाइरीन it is obtained by the polymerization of vinyl benzene. ये आपको पता ही है, विनाइल ग्रुप है, CS2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री, ये विनाइल ग्रुप है. और अगर इससे बेंजीन रिंग जुड़ जाए C6H5, यानी कि हम इसको ऐसे ही बना सकते थे, ये भी एक बेंजीन है, ठीक है, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CS2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री, और इस बेंजीन रिंग की जगह आप लगा सकते थे C6H5, बोथ आर सेम. ठीक है,
तो यहाँ पर हम CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंस फ्री, यहाँ पर लगा दिया हमने C6H5, बेंजील ग्रुप लगा दिया ऐसा यहाँ पर, ठीक है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और क्या बना दिया बोलो, पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा, इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, C6H5, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े, N मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो इसका नाम हुआ पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन, ठीक है। यूज की जहां तक बात है, यूज इन मेकिंग टी कप्स, बोतल कैप्स, रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, वाल, टाइल्स, पैकिंग मटेरियल एटसेट्रा। अब आता है सी, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, बच्चों यहाँ पर देखिए, देर आर मेनली टू टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। ब्यूना एस, एक तो क्या है ब्यूना एस, और दूसरा क्या है ब्यूना एन। यहाँ पर देखो, ये किससे मिलके बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन से। किससे बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन से। ये इजी गोइंग बन सकता है, अगर बनाना चाहो तो 1,3-ब्यूटाडाइन अगर बनाना चाहें तो आप बना लीजिए इसको, या आप रहने दीजिए, आपके यहाँ पर कोर्स में इतना है नहीं। आप तो ये याद रखो कि 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन से क्या बनता है, ब्यूनोएस। ऐसे ही ब्यूनाइन मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, द रबर लाइक मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2,3-dimethyl methyl 1,3-butadiene in presence of CO2 and sodium catalyst, which is named as buna, in which Bu represent butadiene and Na represent the catalyst. Used in making oil tanks, tire tubes, medical equipment, petrol tapes, शू सोल्स एटसेट्रा। तो इसी के साथ अपना ये पॉलीमराइजेशन बच्चों अपना ये खत्म होता है। एक टॉपिक और है इसके अंदर छोटा सा, वो है फ्रीऑन। ये थोड़ा सा देखना होगा अपने को बच्चों। सम अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन अ डेली लाइफ। फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आल्सो नॉन एज अ फ्रीऑन, ठीक है। ये वही फ्रीऑन है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करने के काम में आती है। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर कॉल्ड फ्रीऑन, ठीक है। व्हेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऑन अ कॉम्बिनेशन विद कार्बन एटम फॉर्म ए कंपाउंड, देन सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, विच इज आल्सो कॉल्ड फ्रीऑन। बच्चों यही एक देन सच ए कंपाउंड is called chlorofluorocarbon which is also called freon। बच्चों CFC बनने के दरमियान ही ये एटमॉस्फेयर में भी जाती है और ये हमारे ओजोन लेयर को नष्ट भी करती है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन 11 is obtained by the reaction of carbon tetrachloride CCl4 and hydrogen fluoride HF in the presence of antimony chloride, क्लोराइड या एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। CCl4 जब HF से रिएक्शन हुआ तो इसका एक क्लोरीन एटम निकल जाएगा, HCl बन जाएगा और इसमें क्या अटैच हो जाएगा, CCl3F, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन ये लगातार इस तरह से होता रहेगा और क्या बन जाएगा, ट्राई क्लोरो। क्लोरीन के कितने एटम है, 3, तो ट्राई क्लोरो। फ्लोरीन के कितने एटम है, 1, तो इसलिए मोनो
फ्लोरोमीथेन, ठीक है, और ये क्या बन गया, फ्रियोन 11। नॉमेनक्लेचर की यदि बच्चों बात करें हम, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, द नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड। एक्स का यहाँ पर मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। कार्बन एटम में जो नंबर ऑफ फ्रियोन के अंदर जो फ्रियोन का मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसमें से आप एक घटा दीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। वाई का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन फ्री ऑन मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि आप उस मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन हैं उसमें एक हाइड्रोजन प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। जेड का मतलब है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन फ्रियोन मॉलिक्यूल्स। तो जितने फ्लोरीन एटम के एटम फ्रियोन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनकी संख्या, वो जो संख्या है वो जेड की वैल्यू को शो करता है। देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रियोन का है CF, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CFCl3। तो देखो फ्रियोन का जो नॉमेनक्लेचर होगा कैसे होगा, एक्स का मतलब क्या है, C-1, यानी कि कार्बन जो भी है, जितने भी इसमें कार्बन है उसमें से -1 कर दीजिए। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1, -1 किया तो कितना बचा, 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। वाई का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने हो उसमें +1 कर दीजिए। तो अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन एटम एक भी नहीं है, तो अब इसमें +1 करना है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1। जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फ्लोरीन के कितने एटम है, 1, तो जेड की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो फ्रियोन का नाम क्या हो गया, फ्रियोन 11, नॉट 11, फ्रियोन 11, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि इस मॉलिक्यूल में CF2Cl2 के अंदर कितने कार्बन है, 1, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितने बचे, 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 0। वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक भी नहीं है, लेकिन उसमें +1 करना है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1। और फ्लोरीन के एटम कितने हैं, 2। तो बच्चों अब फ्रियोन का नाम क्या हो गया, फ्रियोन 12। ये नॉमेनक्लेचर देने का तरीका है इसका, फ्रियोन 12, नॉट 12। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखो, C2F2Cl4, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, कार्बन एटम 2 दिखाई दे रहे हैं, उसमें से क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वाई का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जितने हो उसमें प्लस कर देने हैं, और नहीं हो तो भी +1 करना है। तो यहाँ देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो +1 करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आई, +1। फ्लोरीन के एटम कितने हैं, 2, तो जेड की वैल्यू कितनी आई, 2। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर हुआ फ्रियोन का क्या हुआ, फ्रियोन 112, फ्रियोन 112, ठीक है। ऐसे ही C2F3Cl3, तो यहाँ एक्स का मतलब क्या है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उसमें से -1 कर दीजिए, तो 1 घटाया तो कितना बचा, 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। वाई की में क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम में +1 कर देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ गई है। जेड कितनी है, 3, तो फ्रियोन का नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर यूज की बात करें, यूज इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ये इनर्ट सॉल्वेंट के बनाने के काम आती है। यूज एज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कूलिंग करने के काम में आती है एज ए कूलेंट। एयर कंडीशनर एंड कोल्ड स्टोरेज में भी ये काम में आती है। एक नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जनरली यूज होने लगा है आज की तारीख में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो है ही कम से कम। कंप्रेस नेचुरल गैस इज कॉल्ड CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या हुआ, कंप्रेस नेचुरल गैस। इट कंटेन मेनली मीथेन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन।
इसके अंदर मीथेन होती है और अदर हाइड्रोकार्बन होते हैं. द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CNG इज लेस, so less amount of carbon monoxide and carbon dioxide is produced by its combustion. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि CNG के अंदर लेस कार्बन कंटेंट होता है. क्या होता है? लेस कार्बन कंटेंट होता है. लेस कार्बन कंटेंट होता है. इसलिए जब ये बर्निंग होती है, जब बर्न होती है, जलती है, या कंबेशन के समय, कंबेशन भी कह सकते हैं आप, कंबेशन के समय जब ये जलेगी तो कंबेशन के समय जब ये जलेगी तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या होंगी? मिनिमम प्रोड्यूस होंगी. मिनिमम प्रोड्यूस होंगी. ठीक है बच्चों? तो इसलिए CNG बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज लेस हार्मफुल, इसलिए बहुत हार्मफुल कम है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द एनवायरनमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मुकाबले. द गैस फॉर्म्ड इन द अपर लेयर ऑफ पेट्रोलियम इन डेप्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस आर आल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो उस समय ये नेचुरल गैस निकलती है, काफ़ी प्रेशर से बाहर आती है. व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस एट हाई टेम्परेचर, जब हम हाई टेम्परेचर पर इसको कंप्रेस कर देते हैं, इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और तब हम इसी नेचुरल गैस को ही क्या कहने लग जाते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG गैस डिफर फ्रॉम LPG. जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? LPG. इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ये थोड़ी डिफर है. ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम, द गैस ऑब्टेन्ड विद द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोलियम गैस. वो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकलता है उसका जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वो सब क्या कहलाती है? पेट्रोलियम गैस. दीज गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द कंप्रेसिंग देम एट हाई प्रेशर. और इन गैसों को बहुत हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है. देन इट इज कॉल्ड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. CNG is more safe gas than LPG because CNG is lighter than LPG. CNG LPG के मुकाबले लाइटर गैस है, ड्यू टू विच इट स्प्रेड रैपिडली इन एयर ऑन लीकेज. तो इसलिए लाइट होने की वजह से क्या है? ये तेजी से क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगी एनवायरनमेंट में. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द CNG इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू LPG. तो इसलिए अगर बाई दिए लीक भी हो जाती है किसी भी कारण से तो वहाँ पर कोई दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी क्योंकि तेजी से ये एनवायरनमेंट में चली जाएगी. ऑन द अदर हैंड LPG इज एक्यूमुलेटेड द लोअर सरफेस ड्यू टू इट्स मोर डेंसिटी. अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इट्स वेरी सिंपल कि ये जहाँ भी लीकेज होगी उसके आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगी और उस वजह से वहाँ पर कोई भी दुर्घटना होने की संभावना होती है. अगर कोई उस समय माचिस की तीली लाइटेड कर दे तो नुकसान होने का डर रहता है. ठीक है, ये एक एडवांटेज है CNG का इन कंपैरिजन टू LPG. यूज ऑफ CNG यूज एज ए फ्यूल. नाउअडेज CNG इज यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एज ए फ्यूल. आजकल CNG एज ए फ्यूल के रूप में काम में आने लगी है. मेट्रोपॉलिटन सिटी में जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पर अब CNG स्टेशन खुल गए हैं. अब पेट्रोल की जगह ये काम में ली जाने लगी है in various vehicles and in modern means of transportation. Okay, have a nice day.